लिस्ट में देख रहे हैं जयराम महतो का भी नाम दूसरे नंबर। हाँ, ये जयराम महतो जी हैं। जयराम महतो, ये जो 22 लिस्ट है जिनको इनविटेशन दिया गया है, जिसमें ये 22 लीडर्स वहाँ पे बैठेंगे, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अरे झारखंड से आए हो तुम, यार टाइगर के एरिया से आए हो, पूरा मतलब उसके अंदर जो जज्बा दिखा, जोश दिखा, यार तुम टाइगर के एरिया से आए हो, यार आइए सर भाई। उसी प्रकार से उनके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसमें जयराम महतो अपना स्टैंड क्या रखते हैं, क्या वो जब सरकार में आएंगे तो उनको क्या मतलब नशा मुक्ति क्या ये करना चाहिए जिसमें वो बैन कर सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार ने किया। तो वो जयराम महतो की अपनी ये होगी कि भाई हमको अपना किस तरह सोच बदलना है। अगर यदि मैं युवाओं को मोबिलाइज करता हूँ, युवाओं को कहता हूँ कि भाई हमें नशा मुक्ति अभियान चलाना है, हम नशा से खुद बाहर रहेंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लीडर है। आज यदि जयराम महतो जो बोलते हैं लोग सुनते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, तो शायद जयराम महतो ये भी कर सकते हैं कि वो झारखंड में नशा मुक्ति अभियान चला करके नशा बंद कर सकते हैं। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जब हम लोग रेडी लोकसभा में जब इनकी तैयारी कर रहे थे, उस समय हमें दिल्ली से ये लोग आए थे और उन्होंने हमें बूथ लेवल ट्रेनिंग भी दिया था। तो जब वो लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने एड्रेस किया, जब देखा कि यार सही में एक 27 साल 28 साल का एक लड़का इतनी बड़ी भीड़ को बिना पैसे से मतलब एकजुट कर पा रहा है, ताकि क्या है उसके अंदर, क्या है, तो उसकी सोच कैसी है, वो किस तरह से लोगों को एड्रेस कर। बताइए, जयराम महतो जी नो डाउट कि आज हारे हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं आज जाकर के देखिए उनके वहाँ पे जैसे पहले लाइन लगे रहते थे, आज वही लाइन लगी। इसका मतलब क्या है, लोग उनके ऊपर एक निगाह रखे हुए हैं कि ये व्यक्ति कुछ कर लेगा, या अगर यदि इस व्यक्ति के पास यदि पॉलिटिकल पावर हो जाएगा तो उस पावर का सदुपयोग करके ये जनता के हित के लिए अच्छा काम। नमस्कार। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका, अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां में लोग लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग चुनाव जीत के और दिल्ली तक जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बिना चुनाव जीते ही दिल्ली तक जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खबरों के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा या फिर न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि टाइगर जयराम महतो 14 जून को दिल्ली जा रहे हैं। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ खास मीटिंग है, तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ देख सकते हैं जेबी केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो, जो कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो हमारे साथ अभी मौजूद है। इनसे आज हम लोग सारे विस्तार में जानेंगे कि आखिर टाइगर जयराम महतो जो कि चुनाव हार चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है और वो दिल्ली जा रहे हैं। क्या कुछ कारण है, तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले राजू दा जोहार आपका। जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शकगण हैं और आपके जो भी सब्सक्राइबर हैं और सारे झारखंडियों को मैं झारखंडी जोहार कहते जोहार करता हूँ। दादा, जो एक खबर हमारे सामने आई है कि टाइगर जयराम महतो को 14 जून को दिल्ली जाने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ इस खबर में सच्चाई है? देखिए, हाँ सच्चाई है। कहानी ये मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसी संस्था है जो देश में एक अच्छी राजनीति को पहल करने के लिए पूरा देश भर में लगभग 2018 से चल रही है, जिसमें नए नए यूथ्स को जो एक नई राजनीति देश में लोकतांत्रिक राजनीति डेमोक्रेसी, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के बचाव के लिए, लोकतंत्र का बढ़ावा देने के लिए, लोकतंत्र के बारे में बताने के लिए एक स्कूल जिसमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। मैं खुद उसका एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने दो मतलब सेशन वहाँ पे किए हैं। एक डेमोक्रेसी एक्सप्रेस का सेशन किया और एक द गुड पॉलिटिशियंस का मैंने वहाँ पे सेशन किया है, और मैं अभी उसका एक बोर्ड मेंबर भी हूँ। वहाँ मैं इलेक्टेड बोर्ड मेंबर हूँ इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी पे। तो ये जो हमारी संस्था है, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जो संस्था है, ये संस्था ऐसे लोगों को जो मतलब लोकतंत्र की राजनीति पे भरोसा करते हैं, नोटतंत्र पे नहीं, तो ऐसे लोगों को हम लोग बिल्कुल प्रमोट करती है और लोगों को बुलाती है, उनके बारे में जानना चाहती है ग्रास रूट उनका क्या है, कि ग्रास रूट में उन्होंने कैसे काम किया। जैसे आज जयराम महतो को आप देखते होंगे कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे करीबन मतलब भीड़ों की संख्या मतलब हजारों से आ जाती है। ठीक है, तो आखिर ये जो हजारों हजार की जनता उनके पास आती है तो क्यों आती है? जैसे आज वो भीड़ को एड्रेस करते हैं, भीड़ को सच्चाई बताते हैं, लोकतंत्र के बारे में बताते हैं, कि भाई संविधान के बारे में बताते हैं कि क्या है हमारा देश में, इस लोकतंत्र का जिंदा रहना क्यों जरूरी है, और लोकतंत्र के माध्यम से ये वोट का क्या वैल्यू बनता है। इन सब चीज़ों को जैसे वो एड्रेस करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो जब वो दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे उनको एक नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें देश के बड़े बड़े अच्छे ग्रास रूट पे काम किए हुए नेता आएंगे, जिसमें 22 नेता का अभी तक हमें लिस्ट मिला है, और जिसमें कि कुछ मतलब चर्चित नेता जैसे जिग्नेश मेवानी जी हैं। ठीक है, ऐसे लोग वहाँ पे आएंगे। मैं उनका पूरा डिटेल्स बताता हूँ आपको, जिसमें पूरा देश से तकरीबन 22 नेता आएंगे, जिसमें जो चर्चित नेता है जैसे कि जिग्नेश मेवानी जी गुजरात से हैं, उसके बाद अभी राजकुमार राउत जी जो आप पार्टी के राजस्थान से हैं, इनको आप सुनते होंगे, देखते होंगे। आप पार्टी से भी राखी बिरला जी हैं, आप पार्टी से दुर्गेश पाठक जी हैं, फिर अलका लांबा जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। इस तरह से पूरा देश भर से, नॉर्थ ईस्ट से भी आएंगे, केरल से भी आएंगे, वेस्ट बंगाल से भी आएंगे, और बीजेपी के जैसे आपके वरुण
झावेरी जो दिल्ली से बीजेपी से, इस तरह से 22 लोग जो देश के अलग मतलब ये वाला जो आप लोग के पास लिस्ट आया हो, ये फाइनल लिस्ट में, हाँ, इसमें देख रहे हैं जयराम महतो का भी नाम दूसरे नंबर में। हाँ, ये जयराम महतो जी हैं। जयराम महतो, ये जो 22 लिस्ट है जिनको इनविटेशन दिया गया है, जिसमें ये 22 लीडर्स वहाँ पे बैठेंगे, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ग्रास रूट पे कैसे ये लोग काम करते हैं कि आपकी चैलेंजेस, जैसे अभी आप देखे होंगे कि जो हमने अभी विधानसभा सॉरी लोकसभा जो हमारा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कहीं पे पैसे मतलब जो वोट तंत्र था, वोट तंत्र के नोट का हम लोग यूज नहीं किया, नोट तंत्र हम लोगों ने नहीं किया कि हमने लोगों से सही मायने में जो लोकतंत्र में जो वोट होता है, उस वोट के माध्यम से हमने करीबन 3.5 लाख वोट प्राप्त किए इस पूरा लोकसभा में। तो आखिर ये मतलब बिना पैसा देकर के, अभी तो आप इससे पहले सुने होंगे कि लोग पैसे देते हैं, किसी तरह से कुछ ना कुछ प्रलोभन देते हैं, तब जाकर लोग वोट करते हैं। लेकिन आखिर जयराम महतो ने आखिर ऐसा क्या किया कि लोग उनको वोट भी दे रहे हैं और नोट भी दे रहे हैं। तो ये जो उनकी ग्रास रूट की जो उन्होंने अपना काम किया है, इस ग्रास रूट के बारे में वहाँ पे चर्चाएं होंगी कि आप मतलब अपने लोगों को किस तरह से एड्रेस करते हैं, आप अपने लोगों को किस तरह से देखते हैं, आप महिलाओं के लिए क्या सोचते होंगे, आप किसानों के लिए क्या सोचते होंगे, और आप युवाओं के लिए क्या क्या सोचते होंगे, रोजगार के लिए क्या सोचते होंगे। इस तरह से तमाम मतलब क्वेश्चनियर्स होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, इन सब चीज़ों पे वहाँ पे चर्चाएं की जाती है। जैसे मुझे पता है कि इससे पहले लास्ट टाइम में जब वहाँ पे हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस मतलब इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में जो अच्छे अच्छे मतलब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं, वो लोग भी क्वेश्चंस करते हैं। और आपका जो दिल्ली में जैसे कि जेएनयू है, जेएनयू से भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो लोग भी क्वेश्चंस करते हैं। तो बहुत तरह के वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इस लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र को बचाने के हिसाब से, या फिर आप कह सकते हैं कि सही मायने में ये लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। इन सब चीज़ों पे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होंगे, जिसमें हमारे टाइगर जयराम महतो जी इस बार झारखंड से पहली बार कोई उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग गिरिडीह लोकसभा में जब इनकी तैयारी कर रहे थे, उस समय हमें दिल्ली से ये लोग आए थे और उन्होंने हमें बूथ लेवल ट्रेनिंग भी दिया था। तो जब वो लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने एड्रेस किया, जब देखा कि यार सही में एक 27 साल 28 साल का एक लड़का इतनी बड़ी भीड़ को बिना पैसे से मतलब एकजुट कर पा रहा है, ताकि क्या है क्या है? उसके अंदर, क्या है, तो उसकी सोच कैसी है, वो किस तरह से लोगों को एड्रेस कर पाता है, तो उसके अंदर की सोच क्या, वो आगे राजनीति में चल के क्या एक अच्छी राजनीति को पैदा कर पाएगा, क्या एक अच्छी राजनीति की ओर मतलब मूव कर पाएंगे। क्योंकि अभी की जो राजनीति है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1960 के दशक में जितने भी राजनेता हुआ करते तो सदन में सब पढ़े लिखे मतलब अच्छे राजनेता होते थे, जो देश हित के लिए मतलब दूरदृष्टि होते थे, मतलब विजन उनका अच्छा होता था कि आगे 70 साल के बाद 60 साल के बाद देश की स्थिति क्या होगी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि उस समय के आप ये देखते होंगे कि नेहरू जी को देखे होंगे, गांधी जी को देखे होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देखे होंगे, हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी को देखे होंगे। तो ये लोग जितने लोग उस समय सदन पे होगा तो लगभग सब एलएलबी किए हुए लोग थे, पढ़े लिखे लोग, कहने का मतलब पढ़े लिखे लोग। लेकिन आज सदन में कैसे लोग जा रहे हैं, आज सदन में लोग मतलब टान टीन के जो मैट्रिक पास किए तो वो लोग भी सदन में पहुंच जा रहे हैं। तो इस राजनीति को हमको फिर से बदलना होगा कि आज पढ़े लिखे लोगों को सदन में पहुंचाना होगा। और ये जो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है, ये क्या करती है कि ग्रास रूट में वैसे लोग जो लीडरशिप करते हैं, लेकिन संसाधन की कमी और टेक्निकल की कमी होने के कारण वो एक अच्छी जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो लोग हमें टेक्निकल्स देते हैं, टेक्निक्स बताते हैं कि इस राजनीति में हम एक अच्छी राजनीति कैसे कर सकते हैं, मतलब गुड पॉलिटिशियंस कैसे बन सकते हैं और गुड लीडरशिप कैसे कर सकते हैं। राजनीति दो तरीके से होती है, बहुत लोग होते हैं राजनीति में कि पैसा कमाने के लिए आते हैं, और बहुत लोग क्या होता है कि राजनीति में एक समाज सेवा के लिए आते हैं, कि पावर का यूटिलाइजेशन करके देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, समाज हित के लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे वहाँ पे चर्चा होगी कि आपकी राजनीति क्या है, आप किस राजनीति पे काम करना चाहते हो, क्या आप पैसा कमाने की राजनीति में आए हो या फिर समाज में एक अच्छा बदलाव लाने की राजनीति में हो। तो इन सब चीजों पे वहाँ पे चर्चाएं होती है। और जो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट से लोगों को ढूंढता है कि ग्रास रूट में ऐसे लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास टेक्निकल्स नहीं होंगे, तो उसको टेक्निकल दिया जाए तो शायद वो बेहतर कर पाएंगे। जैसे कि उसका मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूँ कि मैं भी मतलब छोटी मोटी राजनीति या सामाजिक सेवा करता था, लगभग 13 साल से मैं समाज की सेवा कर रहा था, कर ही रहा हूँ। तो इस बीच में जब मेरा एडमिशन हुआ, उसमें एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स होने के बाद हम लोग उसमें सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद उसमें पैनल राउंड होता है, पैनल राउंड में इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू क्वालिफिकेशन मतलब यदि हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद 1 साल का हमारा ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग में हमको देश के अलग अलग राज्यों पे विजिट करा दिया जाता है, जहाँ पे हम लोग रिसर्च करते हैं कि उस राज्य में चाहे उस क्षेत्र में किस तरह का पॉलिटिक्स चल रहा है। तो हम लोग लोगों के बीच में जाकर के ग्रास रूट पे मतलब रिसर्च करते थे। तो उन सब चीज़ों को ये इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी कराती है। तो ये चाहती है कि ऐसे लीडर्स जो जैसे आज जयराम महतो झारखंड में उभर के आए हैं,
उभर करके आकर के इन्होंने पूरा झारखंड को एक जागरूकता दिया। तो ऐसे लोगों को हम लोग बिल्कुल इस तरह से बुलाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इन लोगों की अपनी राजनीति जानते हैं कि आप अगर यदि नेशनल पॉलिटिक्स या फिर आप सदन पे होते हैं तो कल आपकी राजनीति क्या होगी। आप क्या आज तक जो ऐसे लोग राजनीति करते आ रहे हैं, पैसा की राजनीति करते आ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ फिर भी आप बदल जाएंगे, या फिर आप देश को एक अच्छा संदेश देंगे, देश को एक अच्छा मैसेज देंगे कि आपकी राजनीति देश हित के लिए, राजहित के लिए या समाज हित के लिए होगी। इस टाइप से वहाँ पे उनका मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप बताएं कि हम बहुत दिनों से वहाँ पे जुड़े हुए थे, हमें उस क्षेत्र में काम भी किया है, तो क्या आपको लगा था कि कोई झारखंड का एक लड़का इस टेबल पे आके बैठेगा, इस कुर्सी पे आके बैठेगा, ऐसे लोगों के साथ बैठेगा? देखिए, मुझे तो खुद पता नहीं था कि मैं कभी इस लेवल पे पहुँचूँगा कि मुझे एक नेशनल लेवल का नेटवर्क मिल जाएगा। लेकिन जब मुझे नेशनल लेवल के नेटवर्क्स मिली, उसके बाद जब हमारा लोकसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले जब हमको लगता है कि दादा का जो बर्थडे था 27 दिसंबर को, तो जयराम दा बोले कि इस बार हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोकसभा में उतरेंगे। तो चर्चाएँ हुई, तो फिर बुलाया, एक बार पर्सनली बुला करके बातचीतें हुई। तो हमने ठीक है, तो बोले कि देखिए मुझे संगठन के बारे में कुछ आइडियाज़ नहीं है, तो संगठन कैसे क्या करना है आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे भी, क्योंकि अभी हमारा बहुत समय भी कम है, तो ग्रास रूट से लेकर के आप लोग कैसे काम कीजिएगा। तो हम लोग ठीक है, यदि ऐसी बात है, क्योंकि उनको पता था कि मैं इस तरह का ट्रेनिंग किया हुआ हूँ, बीएमसी बूथ लेवल मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया हुआ हूँ, और अभी तक मैं उस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा ठीक है, यदि प्लान किया गया तो चलते हैं, लड़ा जाएगा। तो जब मुझे ये सब चीज़ को लगा, तो फिर मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में जाकर के मैंने अपनी टीम के साथ पूरा इन सब चीज़ों पे कंसेप्ट लगाया कि झारखंड में भी एक नेता है जो इस तरह से मतलब झारखंड में झारखंडियों को, युवाओं को मतलब क्या बोलते हैं, जगाने का काम कर रहे हैं, और जगा करके लोगों में एक सच्चाई और अच्छाई की नीयत डाल रहे हैं कि भाई हमें राजनीति इस तरह से करनी होगी, तब जाकर के हमारा सुधार होगा और आने वाले समय में हमारा राज्य का भी सुधार होगा। हमारा जो मांग था, आप देखे होंगे कि जब हमारे जो देश के जो सबसे पहले मतलब राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी कहा था कि अगर यदि उनका दूरदृष्टि विजन समझिए, उन्होंने जिस तरह से कहा था कि अगर यदि छोटा नागपुर के लोग अगर यदि अपने आप को शिक्षित और अपने आप को एकजुट करके नहीं समझते हैं, तो छोटा नागपुर को लूट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैंने बताया कि यही कंसेप्ट को यदि उस समय हमारे नेता लोग समझ पाते तो शायद आज झारखंड खुशहाल होता। लेकिन आज जयराम मातो जी ने 23 साल के बाद लोगों को ये जगाने का काम किया और शिक्षित करने का काम किया। तो ऐसे नेता के बारे में जब मैंने अपनी टीम के साथ अपना विचार रखा, विवरण किया, उनकी पूरा मतलब डिटेल्स मैंने बताया लोगों को, जब देखे वो लोग तो बोले कि हाँ यार, ये तो अच्छी बात है कि चलो देश में ऐसे लोग आ रहे हैं और जो चाहते हैं कि देश में इन सब चीज़ों पे सुधार हो। जैसे जिग्नेश मेवानी जी पूरा आदिवासियों के लिए अपना एक मुद्दा लड़े, वो खुद एक वकील होकर के वहाँ के जो जैसे जो शोषित पीड़ित जो लोग थे उनके लिए वो अपना मतलब तैयारी किए, लोगों को एकजुट किए, लोगों को समझाए, जागरूक किए। उसके बाद फिर वो लोग उस तरह से पॉलिटिक्स में आए। तो आज जो देश को जरूरत है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को सही चीज़ बताने की जरूरत है, और इंडियन पॉलिटिक्स में उनको आने की जरूरत है। तो जयराम मातो को जब मैंने बताया कि भाई हमारा इस तरह से तैयारी है, तो हमें भी थोड़ा सा मदद की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और विदाउट पैसे हम लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। हमारे पास अपना इंटेलेक्चुअल है, हमारे पास एक टीम है, हम उस टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो ये टीम को यदि आप लोग थोड़ा सा मदद करते हैं टेक्नोलॉजी या टेक्निकली से, तो शायद हम लोग अच्छा बेहतर कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर यदि ऐसी बातें हैं तो हम आपका बिल्कुल कैंपेन में आएंगे। और उन्होंने हमें गिरिडीह लोकसभा में बूथ लेवल का जो ट्रेनिंग होता है उसके लिए उन्होंने हमें मदद भी किया था। और ये सब मदद होने के बाद जब वो खुद आकर के वहाँ की टीम ने जब यहाँ पे देखा, सर्च किया कि हाँ भाई सही में यहाँ पे लोग जो है ना जयराम मातो को सुनते हैं, जयराम मातो को एड्रेस करते हैं, लोग उनको उनकी बातों से मोबिलाइज होते हैं। जब उनको ये सब चीज़ें आने लगी तो उन्होंने विचार किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे लोगों को हम लोग एक बार प्रमोट करना चाहिए, आने देना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, यदि ऐसी चीज़ें होती है तो हम लोग बिल्कुल ऐसे लोगों को इन्वाइटेशन देंगे। मुझे पूछा गया कि क्या जयराम जी को हम लोग यहाँ पे इन्वाइट करेंगे तो आएंगे? हम लोग क्यों नहीं आएंगे, यदि हमको वहाँ पे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बिल्कुल हम आएंगे। और आज जैसे जयराम मातो कहने कि आज झारखंड में लोग एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ पे वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म का एड्रेस करेंगे, जहाँ से वो जाने जाएंगे, वहाँ पे उनको भी लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि देश के अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे जो उभर करके आए हुए नेता आएंगे, तो एक दूसरे का इंटरेक्शन हो जाएंगे। हमारी ये भी प्रयास रहेगी कि भाई जब उनका एक अच्छा नेटवर्क मिल जाएगा, नेशनल लेवल का नेटवर्क मिल जाएगा, तो जयराम मातो भी अपना एक, जैसे मान लीजिए हम कल का झारखंड देखना चाहते हैं, तो झारखंड में एक यहाँ पे अपना JBK चाहे JLKM का सरकार बनाना चाहते हैं। तो उस सरकार में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम सिर्फ अपने अपने सराउंडिंग में रह के हम लोग हर चीज़ का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो कुछ जहाँ पे यदि हमें जरूरत पड़ेगी मदद लेने के लिए, तो हम वैसे उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करके कि भाई आपके राज्य में कैसे आप कर रहे हैं, तो इस तरह से नेटवर्क बिल्डअप हो जाएगा, एक चैनल बिल्डअप हो जाएगा। तो देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि 5 पूंजियों का होना बहुत जरूरी है। एक आपका सोशल पूंजी, एक आपका पॉलिटिकल पूंजी, एक नेटवर्क पूंजी और आपका इंटेलेक्चुअल पूंजी। ये सब चीज़ों का जब आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक पूंजी आ ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे जब दादा जिस तरह काम कर ही रहे हैं, तो एक अच्छा हमें एक नेटवर्क मिल जाएगा, अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और उस प्लेटफॉर्म से दादा को आज लगभग देश के लोग जानने लग जाएंगे। नो डाउट इस इलेक्शंस के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद मैंने देखा कि नेशनल न्यूज़ ने भी उनको बैकअप दिया, कवरेज किया। मैंने कल परसों भी देखा जो एक नेशनल
प्रिंट मीडिया है, द हिंदू पेपर्स ने भी उनको जगह दिया। तो इस तरह से लोग जानेंगे जयराम महतो को कि आखिर जयराम महतो जो इस 2 साल में, 2.5 साल में जो इतना संघर्ष करके झारखंड जैसे राज्य को, जहाँ पे मैं खुद जब झारखंड से हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग बोलते हैं यार झारखंड जंगल झाड़ का जगह से यदि आप लोग इस तरह से इतना संघर्ष करके यदि इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो आप लोग को मतलब हमको मानना पड़ेगा कि हम लोग को मानना पड़ेगा कि वहाँ भी लोग शिक्षित हैं। हमें जैसे आज लोग क्या, बाहर के लोग क्या सोचते हैं, यार मतलब झारखंड मतलब जंगल झाड़, वहाँ पे लोग मतलब अशिक्षित लोग होंगे, मतलब जंगली टाइप के लोग हैं, इस टाइप से बाहर के लोग समझते थे। लेकिन आज हम लोग दुनिया को दिखाएंगे कि भाई हमारे झारखंड में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स में भी एंट्री कर सकते हैं और नेशनल पॉलिटिक्स में जाकर के एक अच्छा जगह बना सकते हैं। अगर यदि आज बताइए जयराम महतो जी, नो डाउट कि आज हारे हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं आज जाकर के देखिए उनके वहाँ पे जैसे पहले लाइन लगे रहते थे, आज वही लाइन लगी। इसका मतलब क्या है, लोग उनके ऊपर एक निगाह रखे हुए हैं कि ये व्यक्ति कुछ कर लेगा, या अगर यदि इस व्यक्ति के पास यदि पॉलिटिकल पावर हो जाएगा तो उस पावर का सदुपयोग करके ये जनता के हित के लिए अच्छा काम कर लेगा। इस टाइप से लोग उम्मीद लेकर के आए हैं। तो ये जब जयराम महतो जी ने जब पूरे झारखंड के लिए काम किया, मुझे लगता है यदि देश हित के यदि उनको मौका मिलेगा तो बिल्कुल वो देश हित में भी अपनी अपने इंटेलेक्चुअल से, अपनी बौद्धिक शक्ति से देश हित में भी एक अच्छा काम कर सकते थे। तो चलो नो डाउट, मतलब कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इस बार ना सही अगले बार सही, लेकिन अभी हमारा पास और एक विधानसभा का भी तैयारी है, उस पर भी करेंगे। तो बेसिकली आज जो हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब जाएंगे तो वहाँ पे नेशनल लेवल के जितने भी लीडर्स होंगे उनके बीच में भी एक जयराम महतो की अपनी इमेज बन जाएगी। ये हमारा मतलब टारगेट रहेगा कि जयराम दा वहाँ भी अपने इंटेलेक्चुअल से, अपना बौद्धिक शक्ति से, अपनी नॉलेज से वहाँ के लोगों को भी इम्प्रेस कर देंगे। ये मेरा खुद का मतलब मानना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जयराम दा वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच करके पूरा दुनिया को दिखाएंगे कि हाँ झारखंड में भी शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दूरदृष्टिकार लोग हैं, और ऐसे लोगों को बिल्कुल जगह मिलना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में। आप लोगों को कितना फायदा मिलने वाला है जो इस तरह से जयराम महतो दिल्ली जा रहे हैं, वहां से आएंगे, उसके बाद आप लोगों का विधानसभा की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ रहेगा विधानसभा में इस जो राउंड टेबल में जो बैठक है उनका क्या प्रभाव रहेगा कुछ क्या? देखिए, आप रह गए जो हमारा जयराम महतो आज झारखंड के लिए मतलब परिचय का मोहताज नहीं है, उनको हर कोई जानता है, उनका इंटेलेक्चुअल को हर कोई जानता है। बस उससे हमारा एक बेनिफिट्स ये होगा कि जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जब होंगे तो नेशनल लेवल के जो नेटवर्क हमारे पास मिल जाएगा। हो सकता है कि जब जयराम दास से कुछ सवाल होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे और जयराम दा के पास कुछ अपना आइडियोलॉजीज होगा। सपोज एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जो मुझे पूछा गया था, जब मुझे पूछा गया कि जैसे बिहार में दारू बंद कर दिया गया है, आपके झारखंड में दारू बंद नहीं किया, अगर यदि आपको मौका मिलता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो भाई साहब सिंपल सी बात है, मैंने अपना बात इस तरह से रखा था कि हमें अपने ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिकल वैसे सोचना पड़ता है। मान लीजिए कि हमारे झारखंड में वैसे भी लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठीक है? तो वो सुबह 6 बजे निकल के जाते हैं और फिर शाम को 7-8 बजे आते हैं। आने के बाद वो यदि उस अल्कोहल को यदि एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, अपना खाए पिए और रात में सो के फिर सुबह उठ के उनको जाना है, जो उनका डेली का रूटीन है, तो वहाँ पे हम उसको बैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से वो मतलब अपने आप को मेडिसिन की तरह यूज करते हैं और उस चीज़ से वो ग्रसित है। तो उनको हम नहीं रोक सकते। अगर यदि हो सकता है वो नहीं यूज करते हैं तो सुबह उनको उठने में भी तकलीफ हो सकती है, उनको रात में सही नींद नहीं आ सकती है। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि हमको उस पर लिमिटेशंस यदि हम करते हैं कि हाँ भाई एज ए मेडिसिन यदि हम लोग इसको यूज करते हैं तो शायद ये हमारे लिए अच्छा है। आप देखे होंगे कि महुआ का जो ये है तो वहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं उसको मेडिसिन के रूप में। तो जिस तरह हम लोग झारखंड में जिस तरह से हम लोग जिस ज्योग्राफिकल एरिया में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा हर चीज़ों पे अल्कोहलिक का मात्रा है, तो उस अल्कोहलिक की मात्रा को यदि हम पॉजिटिव वैसे यूज करेंगे तो नो डाउट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी उसको बैन करने के लिए, क्योंकि हमारे लोग उसको यदि एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, रात को अपना एक आध जो भी उनका एज ए मेडिसिन के रूप में जितना उनको जरूरत पड़ता लेते हैं और खत्म करते हैं। उसी प्रकार से उनके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें जयराम महतो अपना स्टैंड क्या रखते हैं, क्या वो जब सरकार में आएंगे तो उनको क्या मतलब नशा मुक्ति क्या ये करना चाहिए जिसमें वो बैन कर सकते हैं जैसे नीतीश कुमार ने किया। तो वो जयराम महतो की अपनी ये होगी कि भाई हमको अपना किस तरह सोच बदलना है। अगर यदि मैं युवाओं को मोबिलाइज करता हूँ, युवाओं को कहता हूँ कि भाई हमें नशा मुक्ति अभियान चलाना है, हम नशा से खुद बाहर रहेंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि वो एक लीडर है। आज यदि जयराम महतो जो बोलते हैं लोग सुनते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, तो शायद जयराम महतो ये भी कर सकते हैं कि वो झारखंड में नशा मुक्ति अभियान चला करके नशा बंद कर सकते हैं। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लीजिए उनको पूछा जाता है कि मान लीजिए जैसे कि हरियाणा में, पंजाब में भाई साहब जो एमएसपी के लिए लोग लड़ रहे थे, किसानों को मतलब जो प्रॉब्लम आई थी, तो उस पर उनका क्या राय रहा होगा। तो उस तरह से उनको पूछा जाए कि अगर यदि उस जगह पे आप होते तो शायद आप क्या करते। आप मान लीजिए जैसे कि आज अर्जुन मुंडा जी को जो हराया गया, क्यों? क्योंकि जब उनको वो पोस्ट दिया गया था और उन्होंने किसान आंदोलन पे इतना बड़ा आंदोलन रहा लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा, कभी ये सब उनके फेवर में कभी नहीं कहा। जबकि वही हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री ने तो नारा दिया था जय जवान जय किसान, यदि किसान है तो हम हैं, उनका ये नारा था। तो उसी तरह से किसान को लेके के जयराम महतो क्या सोचते होंगे, इन तरह बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में हजारों पूछे टाइप जाएंगे। से हाँ मतलब कुछ भी वहाँ पे मतलब देश के लिए, देश हित के लिए, आने वाले विजन को लेकर के, आने वाले समय को लेकर के कि उनका दूरदृष्टि क्या है,
इन सब चीज़ों पे लिया जाएगा। तो जब वहाँ पे जब वो अपने आप को एड्रेस करेंगे, अपने को रिप्रेजेंट करेंगे और उस लोगों के बीच में जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो शायद हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो पाएगा। और उस रिप्रेजेंटेशंस में उनकी यदि अच्छा मतलब उनका इंटेलेक्चुअल यदि अच्छा लगता है, तो शायद और भी वहाँ बैठे हुए 22-23 लोग जो देश के अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग कोनों से, अलग-अलग ज्योग्राफिकल एरिया से, डेमोग्राफिकल एरिया से आएँगे, तो शायद उनको भी वो पसंद आएँगे। दूसरी बात है क्या है कि उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग राज्य से, अलग-अलग जगह से जो लोग आएँगे, तो वो भी तो अपना-अपना बात रखेंगे कि हमने अपने राज्य में इस तरह से डेवलपमेंट का पैमाना रखा है, हमारा पैरामीटर इस तरह से हमने डेवलपमेंट किया है, तो वहाँ से शायद हम भी कुछ सीख करके आएँगे। तो ये सब चीज़ें होती है जब अलग-अलग देश के अलग-अलग लोग अलग-अलग राज्य के अलग-अलग लोग जब आएँगे, तो वहाँ पे सबका एक जो विज़न है हम लोग समझ पाएँगे कि इस तरह से उस राज्य में डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आप मान लीजिए आज केरल की बात करते हैं, तो केरल में भाई डेवलपमेंट कैसे आया? तो केरल में डेवलपमेंट आने का पैमाना क्या रहा होगा? जब मद्रास प्रेसिडेंसी से जब वो अलग हुआ, तो वहाँ पे उसका पैमाना क्या रहा होगा कि वहाँ पे आज वो इस तरह से डेवलप कर गया है। तो शायद हम झारखंड का नव-निर्माण में उस पैमाने को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो हम वहाँ से ग्रैब अप करके ज़रूर ले आएँगे। ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। अच्छा राजू जयराम दा एक बार दिल्ली गए थे तो लोगों को कह दिए थे कि हम आ रहे हैं, वहाँ पे सभा वगैरह भी रखे थे, तो क्या इस बार कुछ उस तरह का प्रोग्राम भी है क्या दिल्ली में? देखिए, उस तरह से कोई प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल ये मतलब आग्रह करूँगा कि जो भी हमारे झारखंड के जो युवा हैं और वो सारे युवा भी उस मतलब क्या हमारा नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दिन वहाँ पे पहुँचे और दादा की बातों को सुने और उनको समर्थन भी दे मतलब वहाँ कोई पास उस बनाना होगा क्या, जो भी मजदूर लोग यदि जाएंगे सुनने के लिए तो? ऐसे तो पास की ये नहीं है अगर यदि कोई लोग जाएँगे तो मैं वहाँ पे रहूँगा और शायद अगर यदि पास की यदि रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो मैं उसके लिए अपनी टीम से बात करूँगा और अगर यदि ज़्यादा लोग होते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए मैं अरेंज करने का प्रयास करूँगा कि कोई एक रूम अरेंज करवा दिया जाए, कोई हॉल अरेंज करवा दिया जाए, उसके लिए बिल्कुल प्रयास करने का कोशिश करेगा। आपका नंबर लगा दे ताकि कोई कोई हमारे साथी होंगे वहाँ तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे, आप लोग आ रहे हैं तो। बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है, वो लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे। हालाँकि मैंने हमारे जो भी झारखंड के कुछ लोग जेएनयू में हैं और मैंने उनसे बात भी किया था, वो लोग मुझे फ़ोन किए थे कि दादा हम लोग भी आएँगे और हो सकता है कि यदि पॉसिबिलिटीज़ बनती है, तो हम जयराम महतो जी को हम जेएनयू में भी विज़िट करवाएँगे। क्योंकि मैं अक्सर जाता हूँ, तो जेएनयू में भी विज़िट करता हूँ, तो वहाँ के भी कुछ लोगों से यदि उनकी मुलाकात हो जाएगी, हमारे झारखंड से जो भी बहुत कम लोग जेएनयू में हैं, लेकिन झारखंड, बिहार से जो लोग इनको सुनते हैं, जो जानते हैं। मैं पिछली बार की घटना बिल्कुल बता देना चाहूँगा, मैं जब पिछली बार दिल्ली में था, तो अचानक से जब विदेशी लोग मतलब जो वहाँ पे कुछ था प्रोग्राम था जब पूरा दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन बंद हो रहा था तो मैं एयरपोर्ट के सामने एक होटल लेने गया था तो वहाँ एक मैनेजर था। जब उससे बोला कि भाई कहाँ से आए हो? मैंने कहा झारखंड से आया हूँ। तो बोला अरे झारखंड से आए हो तुम? यार टाइगर के एरिया से आए हो? पूरा मतलब उसके अंदर जो जज़्बा दिखा, जोश दिखा, यार तुम टाइगर के एरिया से आए हो यार, आइए सर बैठिए सर पूरा मतलब बोलने लग गया। हम बोले भैया आप कहाँ से हो? बोलता मैं बिहार से हूँ यार, बिहार से हूँ तो क्या हुआ यार? वो जो बोलता है ना कि बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो झारखंड किसी के बाप का है क्या? तो इस तरह से मतलब दिल्ली में भी लोग इसको सुनते हैं, चाहे वो हमारे स्टेट के हों, चाहे बिहार के हों, तो लोग उनको इस तरह से सुनते हैं, तो लोग बिल्कुल वहाँ पे पहुँचेंगे। मतलब मुझे अभी याद आया क्योंकि वो उस समय जिस तरह से बोला, तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई, मतलब कहीं न कहीं जो जयराम दा बोलते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, वो सच्चा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो वो लोग भी बोलता है कि भाई जो बंदा वहाँ पे बोलता है आपका, वो सही बात बोलता है। सबको होना चाहिए कि हम लोग बिहार से हैं और हम लोग यहाँ आके हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आके तो हम अपना जगह तो नहीं माँग सकते हैं। हम दिल्ली में इतना वो खुद ही बोला कि हम दिल्ली में भैया हम करीबन यहाँ पे मैनेजर के रूप में 8-9 साल से हमें काम कर रहा है। अब हम यदि कहेंगे कि हमको भाई दिल्ली में हमको मेरा सब कुछ अधिकार मिल जाए तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से बात है, उनका बात एकदम सही है, जेन्युइन है। बिहारियों को जब बिहार में उनका जगह मिलता है, झारखंडियों को झारखंड में उनका जगह मिलना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जयराम महतो के फैन फॉलोवर्स हैं और जो सुनते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल कहूँगा कि आप भी अगर दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में 14 तारीख को कितना बजे टाइमिंग बता दीजिए? 2 से 5 बजे तक उनका 2 घंटे की मीटिंग हाँ, नहीं, 2 2 बजे दो से 2 5 से बजे? 3 घंटा का ये होगा, उसमें अलग-अलग अ, सब्जेक्ट्स पे, विषयज़ पे चर्चाएँ होंगी, तो आप लोग बिल्कुल आएँ और जयराम महतो जी को बिल्कुल सुनें, अपने आँखों से देखें, अपने कानों से सुनें, तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा और शायद हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को भी लगे कि हाँ, मतलब हमारे लोगों का क्या जज़्बा है, जो हमसे मिलने के लिए इतना दूर तक आए हुए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग 14 जून को टाइगर जयराम महतो दिल्ली जा रहे हैं और तमाम चीजें वहाँ पे बैठक होगा और तमाम चर्चा परिचर्चा होगा, तमाम जगहों से वहाँ पे नेता आएंगे, बड़े बड़े हस्तियां आएंगी और उन लोगों के बीच टेबल में बैठ के और आपस में बातचीतें होंगी तमाम चीजों को लेकर। जो लोग आएंगे दूसरे राज्य से वो अपने राज्य के जो बातें हैं उनको रखेंगे, जैसे ही टाइगर जयराम महतो जा रहे हैं तो हो सकता है झारखंड के जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो वहाँ पे आवाज भी उठाएंगे। तो 14 जून का इंतजार रहेगा, टाइगर जयराम महतो दिल्ली जाएंगे, क्या कुछ होता है तमाम चीजें, फिर उसके बाद हम लोग राजू दा से फिर से जुड़ेंगे हम लोग 14 तारीख के बाद 15 तारीख को, और फिर से जानेंगे कि ये लोग जो गए वहाँ पे दिल्ली गए तो क्या कुछ कितना परसेंट तक सारा चीज सही रहा और क्या कुछ आगे की रणनीतियां रही, तमाम चीजों को लेकर हम लोग फिर जुड़ते हैं अगले वीडियो में।